का टॉपिक है हमारा प्रिज्म और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि भाई प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म कांच का बना हुआ एक झोपड़ी जैसी आकृति होती है। जैसे मान लीजिए एक देना बुक, इस तरह की शेप में आप ले लें, ये बेस हो जाएगा, इस पे आप रख दो, झोपड़ी होती है ना ऐसे करके, तो ये बेस हो जाएगा। लैब में दिखा भी देंगे आपको। तो ये प्रिज्म हो गया, लेकिन ये ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। अब ये सरफेस होगा, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, इनको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। प्रकाश की जो किरण आएगी वो या तो इस पे आएगी या फिर इस पे आएगी। इस पर आएगी तो इससे निकल जाएगी, इस पे आएगी तो इससे निकल जाएगी। तो इनको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इन दोनों सरफेसों के बीच का ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, इसको या तो कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल और या फिर बोलते हैं प्रिज्म एंगल, यानी प्रिज्म कोण कह लो या अपवर्तन कोण कह लो। जहां पर ये प्रिज्म रखा हुआ है, ये वाली जो सरफेस इसकी आएगी, जिस पे इसे रखा जाएगा, उसे कहते हैं इसका आधार, बेस। ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई रे डायग्राम प्रिज्म का बनाएंगे तो पूरा प्रिज्म की शेप बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर इसे यहां से काटें तो काटेंगे तो ऐसे करके आएगा, यानी एक ट्राइएंगल आएगा। तो जब भी आप प्रिज्म को रे डायग्राम के लिए यूज करोगे तो एक त्रिभुज जैसी आकृति को यूज किया करोगे। ठीक है ना। अगर हम प्रिज्म को ड्रॉ करना चाहें कि भाई प्रिज्म कैसे बनाना है, तो आप इस तरह से प्रिज्म को दिखा सकते हो, एक रेक्टेंगल टाइप का बना करके। इसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, लगभग बीच में होना चाहिए ये पॉइंट, और हर चीज को ऐसे मिला दीजिए आप। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस का थोड़ा मिला करके जाना। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला लीजिए, ये पॉइंट यहाँ से, इस वाले को यहाँ मिला दीजिए, और इस वाले को। तो ये आपका प्रिज्म बन जाता है। अब ये वाली जो सरफेस है, ये और ये, इनको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और इनके बीच का ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण, या इसको अपवर्तक कोण भी कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, उसमें कह देता है कि अपवर्तक कोण ये है, इसका मतलब प्रिज्म कोण की बात कर रहा है। ठीक है। तो या अपवर्तक, ये जिस पे रखा हुआ है, ये जो बेस हो गया, आप नाम देना चाहें तो ए बी सी और डी। ए बी सी डी जो हो गया, ये इसका हो गया बेस, आधार, ये इसका आधार हो गया। तो ये चीजें हमें प्रिज्म के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम रे डायग्राम के लिए इसको यूज करेंगे तो फिर इस तरह की शेप बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसकी एक क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब आप इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो ट्राइएंगल जैसा आपको ये दिखेगा, ये आपका हो जाएगा फिर क्रॉस सेक्शन प्रिज्म, इसको प्रिज्म कहोगे। अब इसमें इस वाली लाइन को जैसे नाम दे दिया आपने ए बी और सी, तो इस वाली लाइन को तो कहोगे आधार, यानी ये बेस हो गया। और ए सी और ए बी, ये जो दोनों साइड है, ये हो गई आपके अपवर्तक पृष्ठ, यानी रेज इन पे आएंगी, एक पे आएगी, दूसरे पे निकल जाएगी। और इनके बीच का ये जो एंगल दिख रहा है, ये हो गया आपका प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोण। तो अब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम इस तरह से प्रिज्म का यूज करेंगे। अब ये तो हो गई साहब प्रिज्म के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात आती है प्रिज्म से अपवर्तन, यानी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो टॉपिक है ना, इसमें फिजिक्स तो बहुत कम है, पूरी ज्योमेट्री है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को हमें समझना है, रे डायग्राम को समझना है। कभी कभी तो केवल रे डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है, तो उस रे डायग्राम को भी समझे कि प्रिज्म पे अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो किस तरह से वो जाएगी लौट करके, उसको पूरा शो करना है हमें।
ठीक है। तो इसके लिए प्रिज्म से अपवर्तन के लिए सबसे पहले हमने ABC एक प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म का मतलब उसकी एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो ये आपने एक प्रिज्म ले लिया, नाम दे दिया A, B और ये C। अब मान लीजिए इसके AC और AB जो है ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो इनमें से इस वाले पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर ऐसे करके कोई प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आ रही है, इसको कहोगे आपतित किरण। अगर अपवर्तन नहीं होगा तो ये सीधी इसी पाथ पे चली जाएगी ऐसे करके, या आप इसको कह सकते हो कि ये आपतित किरण की दिशा है, ये डायरेक्शन है आपतित किरण की। अब मैंने बार बार एक ही चीज बताता हूं मैं आपको, जब भी आपको परावर्तन की बात करनी है या फिर अपवर्तन की बात करनी है, आपको चाहिए अभिलंब, आपको चाहिए नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल के बिना हम उसको समझ ही नहीं सकते। इसका मतलब अब आप इस वाले पृष्ठ पर और इस पॉइंट पर एक अभिलंब खींच लोगे, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ होना चाहिए उसमें। तो आपने यहां पर इस वाली सरफेस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ये अभिलंब खींच दिया आपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आप कहोगे आपतन कोण आई। ये आपतन कोण हो गया है। अगर आप यहां की बात कर रहे हो तो ये है वायु, और इधर इसकी बात कर रहे हो तो ये है कांच, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप मान के चल रहे हो म्यू। देखिए दो चीजें हैं, कभी कभी तो मैं ये कहता हूं या तो आप ऐसे मान लिया करो कि हवा के लिए म्यू ए और कोई मीडियम है तो उसके लिए उसके हिसाब से मान लो, या फिर एक और चीज होती है कि हवा के लिए 1 मानो और जो मीडियम दे रखा है उसके लिए म्यू मान लो, तो फिर वो 1 2 a g वो चक्कर खत्म हो जाता है, सही है ना। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लिया म्यू और इसको मान लिया 1, सही है ना। अब क्या होगा सर, अब जब प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब ये है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वैसे तो डॉट डॉट वाली लाइन पे जानी चाहिए थी, लेकिन अभिलंब की ओर झुकने का मतलब मान लो यहां से फिर वो ऐसे चली गई, इस वाली पाथ पे चली गई, तो इसका मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। अभिलंब हमारा ये है, यहां जानी चाहिए थी लेकिन अभिलंब की तरफ आ गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। इसके बाद अब इस वाले पृष्ठ पर जब पहुंचेगी तो यहां भी दोबारा से हमें क्या करना होगा, उसका ऐसे अपवर्तन दिखाना होगा। अपवर्तन दिखाना होगा तो फिर उस सरफेस पे अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, तो इस वाले सरफेस पे जब अभिलंब की जरूरत पड़ेगी तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन और खींचो, और इसको आगे बढ़ा दो, दोनों अभिलंब आपस में किसी पॉइंट पे कट जाने चाहिए। मान लो आपने उस पॉइंट को मान लिया O पॉइंट पर आपस में अभिलंब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इधर यहां पर अगर दिखाओगे अभिलंब तो वैसे सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अब चूंकि सघन से विरल की तरफ जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब वो ऐसे करके ये इधर चली गई। तो सबसे पहले तो रेंज को समझे, मान लो नाम दे दिया आपने P, Q, R और S। तो यहां पर अगर मैं बात करूं PQ की, तो PQ क्या है, PQ है आपतित किरण, तो PQ को लिख दोगे आपतित किरण। अगर QR की बात करूं तो QR क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तन हो रहा है उसका तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अगर बात करूं RS की तो RS है निर्गत किरण, बाहर निकलने वाली किरण को क्या नाम दे देंगे, निर्गत किरण। अब कोणों की बात की जाए थोड़ी सी, तो अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण आपतन कोण आई हो गया, इधर अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का जो कोण है उसको मान लिया हमने R1 मान लिया, चलो इधर ये R1 मान लिया, इधर ये अभिलंब के साथ ये वाला जो कोण बन रहा है उसका नाम दे दिया R2, और निर्गत कोण को मान लिया आपने E, निर्गत कोण को क्या मान लिया, E। तो इस तरह से आपने कोणों के नाम दे दिए। साथ ही साथ एक और चीज, एक वर्ड आया था विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या होता है, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का जो कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण।
भाई विचलित होना, आप अपने घर से स्कूल के लिए चले थे, लेकिन स्कूल न पहुंच करके खेल के मैदान में पहुंच गए। सिचुएशन ये थी, आप अपने घर से चले, ये होम था आपका, ये था स्कूल और ये था प्लेग्राउंड, ठीक है, ये प्लेग्राउंड था। इसका मतलब आप चले थे इधर, लेकिन इधर न जाकर के आप पहुंच गए ऐसे, इसका मतलब इनिशियल डायरेक्शन हो गई ये वाली, और पहुंच गए ऐसे करके, तो इनके बीच में जो कोण है वो क्या हो गया, आप उस कोण से विचलित हो गए, आप उस पाथ से डेविएट हो गए। इसका मतलब आपतित किरण थी, आपतित किरण की दिशा थी ये वाली, और निर्गत किरण है ये वाली। इसका मतलब अगर इसे मैं पीछे की तरफ हटाऊं डॉट डॉट करके, तो ये जहां जाके काटेगी वो जो कोण बनेगा उस कोण को कहते हैं विचलन कोण, और उसको डेल्टा से दिखा देते हैं। तो डेल्टा हो गया यहां हमारा विचलन कोण। ठीक है भाई, और इधर ये प्रिज्म कोण हमारा है जिसका नाम हम दे रहे हैं ए। तो सबसे पहला काम जो है ना वो तो आपका ये है कि आप इस फिगर को बनाना चाहिए। आप ये सीख जाएं कि जब भी हम प्रिज्म से अपवर्तन दिखाएंगे तो उसका जो फिगर बनना है वो इस तरीके से बनाना है आपको। तो ये ऐसे नहीं आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए ये चीजें आपको आ जानी चाहिए, ये चीजें आपको आ जानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई टॉपिक क्या है। अपवर्तन का फिगर तो हमने बना दिया। अब देखिए यहां पर दो तरह के फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं, और वो दो तरह के फॉर्मूले कौन से हैं? एक तो पहले होता है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब विचलन कोण, यानी डेल्टा का मान निकालना। तो एक तो हमें डेरिवेशन करना है विचलन कोण के लिए, और दूसरा होता है जो प्रिज्म है, या तो उसको प्रिज्म फॉर्मूला भी बोल देते हैं, प्रिज्म सूत्र भी कह देते हैं, और वो वास्तव में होता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालना, अपवर्तनांक का मान निकालना। तो पहले से माइंड में बना, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है इसलिए पहले से हमें माइंड में बना लेना कि हम निकालना क्या चाहते हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहला काम है हमारा, पहला डेरिवेशन है हमारा इसमें विचलन कोण के लिए सूत्र की स्थापना करना। तो क्या निकालना चाहते हैं हम? पहले विचलन कोण, विचलन कोण का सूत्र, विचलन कोण के सूत्र को निगमन करना चाह रहे हो आप, यानी आप डेल्टा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब इस डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसे समझने की कोशिश करिए। पूरा काम ज्योमेट्री का है। अब आइए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला कोण आपका बन रहा है R1 और ये कोण बन रहा है आपका I। अगर आप यहां से देखें ये लाइन सीधी ऐसे डॉट डॉट करके जा रही है और ये नॉर्मल की लाइन आ रही है। अगर मैं पूरे कोण की बात करूं तो पूरा कोण इसके बराबर यानी I हो जाएगा, और पूरे की बात न करके मैं इस छोटे से वाले कोण की बात करूं तो ये हो जाएगा I माइनस R1। बात समझ आ गई? ऐसे इधर से देखो ये कोण E है और ये लाइन डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाई है, इधर ये नॉर्मल, तो ये कोण E है, तो ये पूरा कोण E हो जाएगा। लेकिन मैं इस छोटे से वाले कोण की बात करूं तो ये कोण हो जाएगा E माइनस R। अब आप एक, जैसे आपने नाम दे दिया P Q R S O A, और यहां से इसको भी चलो कोई T दे दो, ये वाला T पॉइंट आ गया, पीछे हटाने में जहां कट रहा है T पॉइंट आ गया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, हम जब डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मैंने रिफ्रैक्शन वाले में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज की अगर हम किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो बाहर वाला जो कोण होता है वो सामने के दो कोणों के योग के होता है। अगर मैं इस फिगर के हिसाब से दिखाऊं तो T Q R, मान लो ये पॉइंट हमारा T है, ये Q है, ये R है, तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ना, ये छोटे वाला एंगल आ रहा है जिसको आप कह रहे हो I माइनस R1, और ये वाला जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है E माइनस R2, और ये बाहर वाला एंगल है ये है डेल्टा। सही है ना? अगर आप त्रिभुज QTR की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज QTR में अगर आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो साफ पता चल रहा है बाहर वाला एंगल, तो मैंने इसलिए अलग बना दिया क्योंकि ये छोटा सा दिख रहा है, वहां पे थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको,
तो बाहर वाला जो कोण होगा सामने के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस E माइनस R2। आई और ई को चाहो तो एक साइड में कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हो गया R1 प्लस समीकरण नंबर मान लो 1। यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए AQOR, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब 360 में से Q का मतलब ये तो अविलंब है इस पे, इस वाली सरफेस पे, तो ये तो 90 डिग्री का है। इधर ये वाली लाइन भी अविलंब है इस पे, ये भी 90 डिग्री का है। तो 90 और 90 180 तो ये हो गई। भाई चक्रीय चतुर्भुज AQOR, इसमें क्या देख रहे हो आप? चक्रीय चतुर्भुज AQOR। AQOR में क्या देख रहे हैं? ये वाला और ये वाला 90 क्या हो गया? 180। इसका मतलब जो दो बचे A और O, वो मिलके भी कितने के होंगे? 180। भाई 360 होता है, 360 में से दो का हो गया 180, तो बचे हुए दो का भी 180। इसका मतलब आप कह सकते हो A प्लस O इज इक्वल टू 180। मैंने कोण का सिंबल नहीं लगाया, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सिंपल बात हम कर रहे हैं। तो कोण A प्लस कोण O इज इक्वल टू 180। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया सेकंड। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस त्रिभुज को देखिए, नीचे वाले को QOR, R1 R2 और ये O। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो फिर लिख दोगे आप त्रिभुज QOR में R1 प्लस R2 प्लस O, चाहो तो कोण लगा देना, नहीं तो सिंपली लिख करके दिखा सकते हो, इज इक्वल टू 180। समीकरण नंबर मान लिया आपने। ज्योमेट्री ज्यादा है, फिजिक्स तो अभी लगाई नहीं है। फिजिक्स के नाम पे तो केवल रिफ्रैक्शन दिखाया था कि साहब रेयर से डेंसर में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक गई, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो अविलंब से दूर हट गई। और अभी तक आपने देखा है, अभी तक इसमें फिजिक्स का कोई काम नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोनों को कंपैरिजन करके 180 180 O O, इसका मतलब A की जगह पे क्या दिख रहा है? तो यहां से A की वैल्यू निकाल दी, यानी समीकरण 2 और 3 से आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास कि ये जो R1 R2 एंगल दिख रहा है वो 1 के बराबर है। ये निकाल दिया आपने। इधर आपने क्या निकाला था भाई? डेल्टा, समीकरण 1 में डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 1 के बराबर आ गई है। इसको यहां पुट कर दीजिए। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, समीकरण 1 और 4 से। समीकरण 1 और 4 से आप क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 व 4 से तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे आ जाएगा A। ये आपका विचलन कोण के लिए फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया। समीकरण नंबर मान लीजिए आप इसको 5, यानी आप विचलन कोण के लिए सूत्र की स्थापना कर रहे थे, तो ये विचलन कोण के लिए सूत्र की स्थापना होकर के आ गई। कभी कभी कुछ बुकों में से ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा प्लस A बराबर I प्लस E, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को उधर ले गई। तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात थोड़ी सी देखिए, यहां पर क्या होता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो प्रिज्म कोण होता है ना, ये एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रिज्म कोण की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रिज्म कोण की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। अब आपको यह समझना होगा कि अगर छोटे हैं तो हम उसको और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रिज्म कोण छोटा है तो, और बड़ा है तो फिर कैसे करते हैं। तो मैं दोनों की बात आपको बता करके चलूंगा। अब इसमें कैसे लेके चले, यानी अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारा जो प्रिज्म कोण है वो छोटा है। जब प्रिज्म कोण छोटा होगा तो और भी कोण बनेंगे वो छोटे हो जाएंगे, और कोण छोटे होते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। जब कोण हमारे छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, और कॉस थीटा को 1 लिख देते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है उसमें।
तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि साहब हमारे कोण तो हैं छोटे, और कोण छोटे होने के साथ साथ अब क्यू पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा दो। तो क्यू पॉइंट पर अगर आप स्नेल लॉ लगाओगे तो ये हो जाएगा sin I अपॉन sin R1 इक्वल टू, स्नेल लॉ के लिए मैंने एक ही बात बताई थी, जिसमें प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर और जिससे आ रहा है उसका नीचे, तो म्यू अपॉन 1। सही है, तो आप लिख दोगे म्यू अपॉन 1। एंगल छोटे होते हैं तो sin I को I और sin R1 ये लिख करके म्यू अपॉन 1, और I की वैल्यू निकाल दोगे म्यू R1। ये I की वैल्यू निकाल दी आपने छोटे कोणों के लिए। ये आप कब कर रहे हो? छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए, छोटे एंगलों के लिए बात आप कर रहे हो इसकी। अब एक बार स्नेल लॉ लगाइए इस पॉइंट पर बाहर निकलते समय, बाहर निकलते समय स्नेल लॉ लगाओगे तो अब यहां अपतन कोण क्या माना जाएगा? R2, और बाहर निकलने वाला अपवर्तन कोण E। इसका मतलब यहां स्नेल लॉ लगाओगे तो sin R2 अपॉन sin E इक्वल टू, बाहर जा रहा है एयर में और आ रहा है कहां से? म्यू से। कोण यहां भी छोटे तो R2 अपॉन E इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, तो E इक्वल टू हो गया म्यू R2। तो इस तरह से हमने I और E की वैल्यू निकाल दी है। किसकी वैल्यू निकाली है? I और E की वैल्यू निकाल दी है। अब ये दोनों I और E की वैल्यू को उठा करके पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, या फिर आप एक काम करो समीकरण नंबर 5 में पुट कर दो, क्योंकि अब उसमें R1 प्लस R2 की वैल्यू भी A लगी हुई है, तो 5 में पुट कर दो। तो समीकरण 5 से, तब समीकरण 5 से लिखोगे, समीकरण 5 से तो डेल्टा इज इक्वल टू I और E की जगह पे म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A, और डेल्टा इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 माइनस A। लेकिन R1 प्लस R2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, किसके बराबर है? A के बराबर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू A माइनस A कॉमन ले लिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू निकल के आ गया म्यू माइनस 1 इंटू, ये आपका एक इक्वेशन निकल करके आ गया है। और आपको ध्यान ये देना है, ये फॉर्मूला भी आपका विचलन कोण के लिए है, और ये फॉर्मूला भी विचलन कोण के लिए है, लेकिन इसको तभी लगाना क्योंकि ये तुमने विशेष कंडीशन के साथ सॉल्व किया है। किस कंडीशन के साथ? जब कोण छोटे हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है और उसमें प्रिज्म कोण A को छोटा दे रहा है 10 डिग्री से, इफ गिवन A इज लेस देन 10 डिग्री, तो फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फिर इस वाले को लगा करके सॉल्व कर देना विचलन कोण, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। लेकिन अगर आपका A की वैल्यू 10 डिग्री से ज्यादा दे रखी है तो फिर आप इसे सॉल्व मत करना, फिर आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A से। तो ध्यान रखना है, जब कोण छोटा है, A लेस देन है, तो समीकरण नंबर मान लो कौन सा है? 6 का यूज करना है आपको न्यूमेरिकल में, और अगर कोण बड़ा है तो फिर समीकरण नंबर 5 का यूज करना है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह से आपका पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या निकालने वाला? विचलन कोण निकालने वाला। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दूसरा, वो है प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म का सूत्र स्थापित करना, और वो होता है म्यू के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना, और वो एक विशेष कंडीशन के साथ सॉल्व किया जाता है। वो कंडीशन होती है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो उसको अब लेकर के चलते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, यानी विचलन कोण निकालने वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ इसके कुछ फॉर्मूलों को भी ध्यान रखना है जो काम देंगे हमें। तो अब हम बात करते हैं प्रिज्म सूत्र की, प्रिज्म फॉर्मूले की। देखिए, अब प्रिज्म के लिए जब आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे, म्यू के लिए सूत्र की स्थापना कर रहे हो जिसको प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, प्रिज्म सूत्र, यानी म्यू के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको। और म्यू के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करोगे आप, उसके लिए सबसे पहले ग्राफ खींचिए, किस किस के बीच में? आपतन कोण के बीच में और विचलन कोण के बीच में। तो जब प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं अब हम, आप चाहें तो इसे लैब में बैठ करके प्रिज्म लेकर के आप उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं और एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं? आपतन कोण I के और विचलन कोण डेल्टा के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब प्रैक्टिकली हम डेल्टा और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है।
ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर आप इसमें देखें कि न्यूनतम विचलन कहां हो रहा है, तो विचलन यानी ये विचलन है, तो न्यूनतम विचलन यानी इस पॉइंट से संबंधित आप यहां पर अगर एक लाइन खींच दोगे तो ये वाला जो विचलन है ये न्यूनतम है, इसको डेल्टा एम कह सकते हो। ये न्यूनतम विचलन है। और न्यूनतम विचलन से संबंधित आपतन कोण की बात करूं तो इधर एक लाइन खींच देना, ये उससे संबंधित आपतन कोण है। इस न्यूनतम विचलन के अलावा किसी विचलन की बात करिए, मान लो कोई और विचलन कोण ले लिया आपने यहां पे डेल्टा, और उससे एक लाइन खींचोगे तो वो दो जगह काट रहा है ग्राफ को, तो दो जगह काट रहा है तो एक तो आपतन कोण बनेगा यहां पे, उसका नाम दे दिया I1, और एक यहां पे बनेगा आपतन कोण, उसका नाम दे दिया I2। तो क्या देख रहे हैं कि न्यूनतम विचलन कोण ऐसा कोण है जिसके लिए केवल और केवल एक आपतन कोण होता है, केवल और केवल एक आपतन कोण होता है उसके लिए। यानी न्यूनतम विचलन के अलावा अगर दूसरा विचलन ले रहे हैं तो दो आपतन कोण आ रहे हैं I1 और I2, लेकिन न्यूनतम विचलन यहां टच कर रहा है और उसके लिए केवल एक ही आपतन कोण है। अगर आप मान लीजिए अगर आप यहां पर एक प्लेन मिरर लगा दो तो ये रेज उसी पाथ पे लौट के चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ उधर से आ रहे थे तो पहले I कोण आपतन कोण था और E इमर्जेंट कोण था, और अब जब ऐसे निकल के जाएगी उसी पाथ पे तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम विचलन की कंडीशन में आपको दिख रहा है कि केवल और केवल एक ही आपतन कोण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, तो न्यूनतम विचलन के लिए अगर बात की जाए, इसका मतलब भाई पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इसके लिए केवल और केवल एक ही आपतन कोण होता है, ग्राफ से पता चल रहा है। इसका मतलब अगर आप रेज को उसी पाथ पे लौटा दोगे तो अब ये कोण चेंज हो जाएंगे और ये केवल एक ही होता है, तो आप सीधे लिख सकते हो पहला पॉइंट I = E। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कभी कभी एक नंबर में इन्हीं में से पूछ लेता है कुछ। तो न्यूनतम विचलन के लिए I = क्या हो गया, E, और आप जान रहे हो जब I और E बराबर हो जाएंगे तो R1 R2 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट R1 = R2 और E उसको मान लिया R, माना उसको हमने R मान लिया। भाई जब दोनों बराबर हो गए तो 1 2 कहने की क्या जरूरत है, उसको R कह दिया। तीसरा पॉइंट डेल्टा को लिख दिया डेल्टा M, क्योंकि जब न्यूनतम विचलन है तो विचलन जो था उसको हमने डेल्टा M कह दिया, मिनिमम के लिए M लगा दिया उसमें। और चौथी जो बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी बहुत ध्यान रखना, अक्सर एक नंबर में पूछ ली जाती है। जब न्यूनतम विचलन की कंडीशन होती है तो अपवर्तित किरण QR हमेशा इस आधार BC के समांतर होती है, उसके समांतर होती है। तो न्यूनतम विचलन की कंडीशन में अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य ध्यान रखें, समांतर होती है। तो न्यूनतम विचलन के लिए ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई जब भी मिनिमम डेविएशन की बात आएगी हम इन चारों बातों को ध्यान रखते हुए तब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भाई हमें लाना क्या है, हम प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लाना चाहते हैं, हम म्यू के लिए फॉर्मूला लाना चाहते हैं। अब म्यू के लिए फॉर्मूला लाना चाहते हो तो अभी आपने डेल्टा के लिए फॉर्मूला टाइप करके लाई थी, और डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा इक्वल आपका आया था एक तो I + E - A। इधर आप स्नेल लॉ लगाने की बात करिए। मान लीजिए आप स्नेल लॉ लगा रहे हो, इस पॉइंट पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाओगे तो अब स्नेल लॉ क्या हो जाएगा, sin I/sin R। अब न्यूनतम विचलन की कंडीशन में लगा रहे हैं तो अब तो उसको R1 नहीं कहेंगे, तो sin I/sin R। तो sin I/sin R = क्या हो जाएगा, μ/1। भाई फॉर्मूला तो म्यू के लिए लाना है ना, इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो इंप्लाई दैट μ हो गया sin I/sin R। अब अगर कहीं से हम I और R की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा।
अब आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए अब इसका यूज करो, तो इसको समीकरण मान लेना अलग से, पहला मान लिया, अब इसको यूज करो डेल्टा। तो डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा भाई न्यूनतम विचलन के लिए, डेल्टा एम, आई और ई दोनों बराबर हो गए तो आई प्लस आई माइनस ए बराबर हो गए ना, तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, तो ए इधर आ जाएगा, तो डेल्टा ए एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i और आई की वैल्यू हो गई ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो आई तो ये आ गया। अब रह गया आर का निकालना, तो आर के लिए तो अभी अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले, आपको ध्यान हो, तो हमारा सॉल्व हो क्या था, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a, लेकिन आपने बता दिया कि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, तो r1 और r2 की जगह पे r प्लस r इज इक्वल टू a, तो 2r इज इक्वल टू a, तो यहां से r की वैल्यू हो गई a बाई 2, तो कुल मिला के आपने दोनों चीजें निकाल दी, i का मान भी निकाल दिया, r का मान भी निकाल दिया, और उठा करके पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे कि म्यू निकल करके आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन i की जगह पे लिख दिया a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन r की जगह पे लिख दिया a बाई 2, ये आपका सॉल्व होकर के आ गया प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, तो दो सूत्रों का ध्यान रखना है। पहला सूत्र हमारा विचलन कोण के लिए निकाला था, विचलन कोण में भी दो फॉर्मूले निकाले थे, एक बड़े कोण के लिए और एक छोटे कोण के लिए, और ये प्रिज्म फॉर्मूला आपने निकाल दिया। प्रिज्म फॉर्मूले से भी आप चाहो तो अगर कोण को छोटा मान करके सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो उसको भी दिखा सकते हो प्रिज्म फॉर्मूले से। मान लीजिए हमारा कोण छोटा है, कोण छोटा होगा तो साइन आई इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू, यानी साइन इसको केवल ये लिख देंगे और इसको केवल ये लिख देंगे, इसका मतलब छोटे कोण के लिए देखो यहां से भी समझ सकते हो इस चीज को कि हमारा क्या हो सकता है, म्यू इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, a का मल्टीप्लाई तो म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, a इधर आ गया कॉमन आ जाएगा तो डेल्टा m इज इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1 इनटू a, और आपको ध्यान हो तो यही आ रहा था, बस अंतर ये है ये न्यूनतम विचलन के लिए आ रहा था और वो सभी विचलनों के लिए आ रहा था। वहां पर जो निकाला था वो सभी विचलनों के लिए था, वहां पर डेल्टा इज इक्वल टू था डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू a, इसका मतलब ये सभी विचलनों के लिए है और ये न्यूनतम विचलन के लिए है, लेकिन फॉर्मूला एक जैसा है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कैसा भी विचलन हो वो तो वहीं से लग जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू a। तो तीन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, दो फॉर्मूले आपके किसके लिए है, विचलन कोण के लिए, पहला डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और दूसरा छोटे कोणों की बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, और दूसरा फॉर्मूला आपका प्रिज्म फॉर्मूला जिसको कहते हैं यानी अपवर्तनांक के लिए होता है, और वो आपका ये वाला। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दें, टॉपिक बड़ा है इसलिए स्टेपों में समझने की कोशिश करें। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखें शुरुआत कहां से होती है, ग्राफ से, डेल्टा और आई के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं और उसमें कंडीशन लेकर के चलते हैं न्यूनतम विचलन वाली कंडीशन, तब उसको सॉल्व किया जाता है। और ये चारों पॉइंट ध्यान रखने, जिसमें चौथा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम विचलन की कंडीशन में अपवर्तित किरण जो होती है वो हमेशा आधार के समांतर होती है।